students, this is the second part of the first chapter, the third level from the 12th class book Vistas। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है और वहां पहुंचकर वो क्या करता है, उसी के आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देयर वर ब्रेस स्पून्स ऑन द फ्लोर। स्पून्स कहते हैं कि ऐसा पॉट जिसमें हम स्पिट करते हैं, इधर उधर गंदगी ना हो। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान भी रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज। और स्टेशन के दूसरी तरफ मेरी आँखों में एक रोशनी की चमक आ रही थी। A man was pulling a gold watch from his waist pocket। एक व्यक्ति था, वो अपनी जो जैकेट की जेब से एक सोने की घड़ी थी वो निकाल रहा था। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned। फ्राउन कहते हैं भौं को सिकोड़ना। तो वो उसने वहाँ से अपनी जैकेट की जेब से घड़ी को निकाला और उसने उसका कवर जो लगा हुआ था टाइम देखने के लिए, तो उसने ढक्कन को खोला और उसने देखा और अपनी भौं को उसने उस समय सिकोड़ लिया। He wore a derby hat and a black 4-button suit with a tiny lapels। वो व्यक्ति जो था वो एक डरबी हैट और एक छोटी पतली सी मोड़दार, मतलब पतली पट्टी लगी हुई, एक 4 बटन जिसमें लगे हुए होते हैं उस तरह का वो सूट पहने हुए था। ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक। और उसकी बड़ी सी काली काली मूछें थीं और जो दोनों तरफ की ओर मुड़ी हुई थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like a 1890 something। तो मैंने चारों ओर देखा तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेशन पर हर व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि 1890 और उसके आसपास के समय वाले कपड़े पहने हुए थे। I never saw so many weird sight once एंड फैंसी मस्टेक इन माई लाइफ। और मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दाढ़ी और जो गाल भरी हुई मूछें और फैंसी मूछें मैंने कभी नहीं देखी थी। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत जो ट्रेन गेट से अंदर आई। She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes। और वो ड्रेस कैसी पहनी हुई थी, जिसके जो बाजू थे वो कैसे थे, लेग ऑफ मटन की तरह, मीन्स फूले हुए डिज़ाइन के थे। और उसकी जो स्कर्ट थी वो उसके जो बटन वाले जूते थे वो ऊपरी भाग तक, मतलब ऊपर तक पहने हुए थे वो उसके जूते, वहाँ तक उसकी स्कर्ट आती थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। उसके पीछे जो पटरी के ऊपर उसने क्या देखा, ट्रैक पर उसने देखा एक इंजन की एक ग्लिम्स देखी। ग्लिम्स कहते हैं एक झलक उसे दिखाई दी। और वो कैसा था, ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। और वो बिल्कुल बाबा आदम जैसा, मीन्स बहुत ही पुराना। क्यूरियर एंड ईव्स एक कहावत टाइप होती है, बहुत पुरानी कंपनी जो थी है ना, उसकी तरह वो था। और जिसमें क्या था, फनल जो था, फनल की चिमनी थी। जैसे आप पहले जो था वो भाप के इंजन हुआ करते थे, उस तरह का वो इंजन था। एंड देन आई नो। और तभी मैं पूरी तरह से समझ गया कि मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। टू मेक श्योर आई वॉकड
over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. अब कहता है कि इस बात को श्योर करने के लिए मैं एक न्यूज़पेपर बॉय के पास गया जो उसके पास ही खड़ा हुआ था, और मैंने उसके पैरों पर रखे हुए जो अखबारों का ढेर था उस पर नज़र डाली. इट वॉज द वर्ल्ड. तो उस पर जो पेपर का जो ऊपर फ्रंट पर नाम लिखा हुआ था उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड. एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और जो द वर्ल्ड है, जो न्यूज़पेपर है, वो अब कई वर्षों से अब वो पब्लिश होना बंद हो गया है. द लेड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और जिस पर मुख्य समाचार जो फ्रंट न्यूज़ थी उस पर था प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894. बाद में इस बात को मैंने जब देखा तो बाद में वह पहला ही जो पृष्ठ था उसका मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फ़ाइलों में भी मिला. तो मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया. उसमें डेट थी 11 जून 1894, उसमें छपी हुई थी उसमें डेट. तो इससे पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि ये जो बात हो रही है ये सारी 19th सेंचुरी की ही है. आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. और फिर मैं उस टिकट विंडो की ओर मुड़ा ये जानने के लिए कि यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल के जो थर्ड लेवल है वहाँ से मैं टिकट ख़रीद लूँ जो कि मुझे और लुइसा के लिए 1894 में जो अमेरिका के जहाँ चाहूँ उस जगह वो मुझे ले जा सके. एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. जो गेल्सबर्ग है ये प्लेस का नाम है जो इलिनॉइस में है. तो मुझे जो है गेल्सबर्ग की 2 टिकट चाहिए थी. हैव यू एवर बीन देयर. अब वो आगे कहते हैं क्या आप कभी वहाँ गए हैं गेल्सबर्ग में. इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, huge lawn and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. कि ये जो शहर है अभी भी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है. और कैसा है वंडरफुल, यहाँ पर जो है पुराने ज़माने के जो लकड़ी से बने हुए घर हैं वहाँ पर, और बड़ी बड़ी लॉन हैं, लॉन टाइप, और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी टहनियाँ जो हैं, शाखाएं सिर के ऊपर आसमान में ऐसा लगता है दोनों मिल गई हैं और वो आसमान की छत बन गई हों. जैसे जैसे हमने देखा होगा, जैसे हम लोग रोड पर जाते हैं और दोनों रोड पर पेड़ हों और पेड़ लगे हुए हैं और वो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. तो हम जब चल रहे होते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखें तो ऐसा लगता है सड़क के ऊपर जो आसमान है वो पेड़ों से बनी हुई रूफ हो उसकी, ऐसा प्रतीत होता. एंड इन 1894 समर्स इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग. और जो 1894 में जो गर्मी थी उनकी शाम जो होती थी वो आज की अपेक्षा दोगुनी लंबी होती थी, बड़ी हुआ करती थी. एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स एंड मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली. और लोग जो है बाहर अपनी लॉन में बैठा करते थे और आदमी जो लोग होते थे वो सिगार पीते हुए शांति से बातें कर रहे होते थे. द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड इन ए पीसफुल वर्ल्ड. और जो महिलाएं थी वहाँ वो जो पत्तों की जो पत्तियाँ होती हैं, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे बने हुए जो पंखे थे उनसे हवा करती थी. और वहाँ पर जो चारों तरफ जो वातावरण था वहाँ इतना शांतिपूर्ण वातावरण था और हर तरफ ऐसे जुगनू की आवाज़ें हुआ करती थी, जुगनू की साउंड सुनाई देती थी. टू बी बैक देयर
with the First World War still 20 years off and the World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. और कहते हैं कि ऐसे समय में वहाँ पर पहुँचना, कैसा समय, जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो अभी 20 वर्ष दूर था, मतलब फ्यूचर में होने वाला था, क्योंकि ये बैक की कहानी है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो उसके लिए अभी 40 इयर्स शेष रह गए थे, तो मैं वहाँ के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। जब वो टिकट विंडो पर गया और वहाँ पर उसने 2 टिकट के लिए कहा, तो जो क्लर्क है उसने हिसाब लगाया। ही ग्लेंस एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। अब जब वो हिसाब लगा रहा था तो मेरे हेड की तरफ देख रहा था, जिस पर मेरे जो फैंसी बैंड बना हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में उस तरह के हेड नहीं हुआ करते थे। लेकिन उसने मुझे किराया भी बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे। और चार्ली कहता है कि मेरे पास जो है गाड़ी में जाने के लिए 2 टिकट, एक तरफ का किराया पर्याप्त था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी। और जब मैंने उन रुपयों को गिना और गिनकर उस क्लर्क को दिए और ऊपर देखा, तो मैं क्या देख रहा था कि जो क्लर्क है वो मेरे तरफ स्टीयरिंग कर रहा था, घूर रहा था। ही नोडेड एट द व्हील्स। और फिर वो नोडेड कहते हैं सिर हिलाना, तो सिर हिलाना मीन्स मना करना। तो नोटों को देख करके वो सिर हिला रहा था, अपनी गर्दन हिला रहा था। दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुडंट गेट वेरी फार। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि मिस्टर ये पैसा नहीं है, ये जो तुम पैसे दिखा रहे हो ये पैसा नहीं है, और ये तुम मुझे स्किन अप करना चाहते हो, धोखा देना चाहते हो, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, बचकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। एंड ही ग्लेंस्ड एट द केस ड्रॉअर बिसाइड मी। फिर उसके बाद जब मैंने क्या किया कि जब मैंने इस तरह से जब वो बोल रहा था क्लर्क, तो मैंने देखा कि जो यहाँ पर जो ड्रॉ है, जो कैश ड्रॉ है, मेरी नज़र उस पर पड़ी। तो मैंने देखा ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल विल्स। वास्तव में जो पैसा था जो वो बिल्कुल पुराने स्टाइल का था, जो मैंने दिया उससे बिल्कुल डिफरेंट था। हाफ अगेन बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। जो हम नोट अभी जो यूज़ करते हैं, मतलब चार्ली अभी जो नोट का यूज़ करता था, वो आज जो करता था वो उसके जो आकार है, उसका जो साइज़ है वो दिखने में आधा था और बिल्कुल दिखने में बिल्कुल अलग लग रहा था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तो मैंने जैसे ही रुपयों को देखा तो मैं पीछे मुड़ा और तेज़ी से बाहर निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब देखो, जेल तो जेल ही होती है, चाहे 19th सेंचुरी के हो चाहे 20th सेंचुरी के हो, उसमें कुछ भी ठीक नहीं होता है। एंड दैट वाज दैट। अब वो कहता है कि अब कहने करने का कुछ भी नहीं बचा, तो सब बेकार हो गया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। कहता है कि मेरा ख्याल है कि मैं जिस रास्ते से गया मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड। फिर वो कहता है कि अगले दिन लंच के समय बैंक से लगभग उसने $300 निकाले, और वो कहता है कि इतने ही हमारे पास थे पैसे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उससे हमने जो पुराने ज़माने की करेंसी थी वो ख़रीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड।
और ये सारी बात जब मैंने अपने दोस्त जो था मेरा साइकेट्रिस्ट, उसको मैंने बताई तो वाकई में वो भी चिंतित होने लगा। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, वट यू हैव टू पे ए प्रीमियम। अब वो फिर कहता है कि आप जो कोई भी हो, पुरानी जो मुद्रा है वो किसी भी सिक्का में हम विक्रेता से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम अतिरिक्त प्रीमियम देने की ज़रूरत होती है। इस तरह से उसने कहा, माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब फिर वो कहता है कि मैंने भी अपने $300 के बदले जो पुराने नोट लिए उसमें मुझे $200 से भी कम मिल पाए थे। What I did not care, I didn't care, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मतलब मैंने इस बात की कोई चिंता नहीं की कि मुझे कम पैसे मिले हैं। Eggs were 13 cents a dozen in 1894। कहता है कि मुझे इतने पैसे 1894 में काफ़ी थे, क्योंकि उस ज़माने में इतना ज़्यादा कुछ खर्चा पानी नहीं होता था। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough। फिर कहता है कि पर मुझे जो ग्रैंड सेंट्रल पर जो कॉरिडोर है वो अब तक नहीं मिली जो थर्ड लेवल पर जाती है, यद्यपि मैंने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की थी। लुइसा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब ये वाली बात मैंने अपनी वाइफ लुइसा को बताई तो वो भी काफ़ी चिंतित हो उठी। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। और वो चाहती थी कि अब मैं आगे से वो थर्ड लेवल के तलाश करना बंद कर दूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। और कुछ समय बाद मैंने बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। अब फिर मैं अपने उन टिकट कलेक्टिंग जो थी उस पर फिर वापस आ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन दिमाग में हमारे में वही भरा रहा कि हर सप्ताह हम वो तलाश करने के लिए निकल जाते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्योंकि हमारे पास जो है प्रूफ था कि थर्ड लेवल अभी भी है, ये हमारे दिमाग में भरा रहता था, तो हम हर हफ्ते ढूंढने के लिए चले जाते थे। माई फ्रेंड सेम बिनर डिसअपियर। उसी समय क्या होता है कि जो मेरा फ्रेंड था सेम, जो साइकेट्रिस्ट है, वो समय गायब हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर वट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट। कोई किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, लेकिन मुझे पूरी तरह से शक था कि वो ज़रूर वो थर्ड लेवल पर ही होगा। ऐसा क्यों था? बिकॉज सेम इज़ अ सिटी बॉय एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। क्योंकि जो सेम था वो एक शहरी लड़का था और उसे गेल्सबर्ग के बारे में मैं हमेशा बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर। क्या बताता था कि मैं वहाँ स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। और जब मैं उसके लिए इसके बारे में, गेल्सबर्ग के बारे में बताता था कि मैं वहाँ स्कूल जाता था, मैं वहाँ क्या करता था, तो उसे वहाँ की जो है उस स्थान की जो सारी बातें थीं, वहाँ की साउंड, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता था। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और वास्तव में ही वो कहीं नहीं होगा, वो वहीं पर होगा 1894 की गेल्सबर्ग में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड। अब जो आगे की जो लाइनें हैं वो ये प्रूफ करेंगी कि जो कुछ चार्ली ने अपने दोस्त सेम को बताया था जो थर्ड लेवल के बारे में, तो शायद वो बिल्कुल सही है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड
क्योंकि वो जब एक रात की बात है, जब वो अपने इकट्ठे हुए जो टिकट्स थी इकट्ठी की हुई, उनको बहुत ध्यान से इधर उधर करके वो देख रहा था, तो उसमें उसने पाया, किसने, चार्ली ने, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। अच्छा, आप ये जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या है? उसके बारे में मैंने भी थोड़ा उससे पहले जो स्टार्टिंग में आपके लिए फर्स्ट डे कवर के बारे में बताया, अब यहाँ पर क्लियर और भी हो जाएगा। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज़ इशूड, स्टाम्प कलेक्टर बाई सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and postmark proves the date and envelopes is called a first day cover। देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जब कोई नया डाक टिकट आता है, मतलब इशू होता है, तो डाक टिकट इकट्ठे करने वाला जो होता है, टिकट कलेक्टर जो होता है, वो टिकट खरीद लेते हैं। उसी दिन जब इशू होता है उसी दिन टिकट खरीदते हैं। तो उस दिन जब जो टिकट खरीद लेते हैं, तो बिक्री से पहले, मतलब बेचने से पहले, वो पहले ही दिन वो क्या करते हैं कि लिफाफे में बंद करके एक एनविलप होता है और खुद के पते पर डाक से वो भेज देते हैं। और वो जब डाक खाने की मोहर से ये सिद्ध हो जाता है कि उस लिफाफे में जो डेट होती है कि उस दिन ये जो स्टैम्प इशू हुआ था, वो डेट क्लियर हो जाती है, तो उस लिफाफे को ही फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, लेकिन वो जो फर्स्ट डे कवर होते हैं उनमें उनको कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनविलप, क्योंकि उन लिफाफे में कुछ जो ब्लैंक पेपर रखा जाता है उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती और उसको खोला भी नहीं जाता है। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there। अब चार्ली कहता है कि उस दिन अपने सबसे पुराने जो मेरे फर्स्ट डे कवर थे, उनके बीच में मुझे ऐसी चीज़ मिली जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, बट देयर इट वाज, लेकिन वो चीज़ वहाँ थी। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनविलप सेड। अब वो क्यों थी? क्योंकि वो वहाँ इसलिए थी कि क्योंकि उस लिफाफे पर जो लिखे हुआ जो पता है, उससे यही पता चलता है कि किसी ने इसे गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी के घर डाक से भेजा हुआ था, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट। अब वो क्या है कि उस पर जो है वहाँ पर 18 जुलाई से पड़ा हुआ था, मतलब ये जब से ये पड़ा हुआ था और उस पर डाकखाने की मोहर से पूरी तरह से स्पष्ट भी था। Yet I did not remember it all। फिर भी मुझे अब तक इसकी बिल्कुल भी याद नहीं आई। द स्टाम्प वाज 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। और वो था, उस पर जो टिकट थी, ये 6 सेंट का टिकट लगा हुआ था और हल्के भूरे से कलर का था, जिस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड का भी चित्र लगा था। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये 1894 की ही टिकट है। नेचुरली व्हेन द एनविलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, और नेचुरली जो लिफाफा था वो डाक से मेरे दादाजी के पास आया। इट वेंट राइट इनटू कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और वे सीधा न जाने कब वो उनके कलेक्शन में, मीन्स उनके जो कलेक्शन में जो टिकट कलेक्शन था उसमें जाने कब पहुंच गया। ऐसा जादू सा हुआ और वहीं पर वो पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और तब मैं इसे क्या करता, खोलकर, तब से मैंने उसे खोलकर निकाला ही नहीं।
द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक इट रीड। अब वो कहता है कि निकाला नहीं। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसमें जो कागज़ था वो कोरा कागज़ नहीं था और तब से वो पड़ा रहा और मैंने देखा तक नहीं। अब उसमें क्या लिखा है? इस लेटर पर एड्रेस तो गैल्सबर्ग का है, लेकिन उस पर जो नाम है वो चार्ली का लिखा हुआ है। ये चार्ली को किस तरह से भेजा गया है, इसका रहस्य आगे पता चलेगा। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। और कहता है जो पत्र लिखने वाला, अब वो आगे पता चलेगा कौन है। चार्ली, मैं आशा करने लगा था कि तुम जो भी बात कह रहे थे वो ठीक होंगी। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और फिर मुझे धीरे धीरे विश्वास भी होने लगा कि तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स। और चार्ली, ये सच है कि मुझे तीसरा जो तल है, मतलब थर्ड लेवल है, वो अब मिल गया है और 2 हफ्ते से मैं यहीं पर हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट्स एट दिल्ली समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो। और इस समय यहाँ पर जो नीचे के जो तल पर डेली, नीचे के तल जगह का नाम है यहाँ पर डेली पर कोई भी आदमी, मतलब कोई ना कोई आदमी यहाँ पियानो बजाता रहता है। पता नहीं कौन है, वो पियानो बजाता रहता है। दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। और जो फ्रंट पोर्च पर, पोर्च कहते हैं जो घर के बाहर जो जगह होती है, बरामदा टाइप, उसके लिए बोलते हैं। तो वहाँ पर जो वे सभी सामने पोर्च में जो है सिंगिंग कर रहे होते हैं और वो सिंग नेली होम गा रहे होते हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। और वहाँ पर मेरे लिए अक्सर कर जो है जो लेमन पीने के लिए वहाँ पर मुझे इनवाइट किया जाता है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। अब वो फिर कहता है कि चार्ली और लुइसा, तुम वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और तुम ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। और मेरी बात मानो, ये जो जगह है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काम करने लायक है। अब देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है द नोट इज़ साइन सेम। यहाँ पर जो साइन हो रहे होते हैं वो किसके हैं? सेम के। तो अब ये और ज़्यादा सरप्राइज़ की बात है कि ये जो लेटर था वो सेम ने लिखा है। ठीक, अब क्योंकि ये सेम है, उसने क्या किया? टाइम ट्रैवल किया। इसमें टाइम ट्रैवल की बात आती है ना, तो इसने भी टाइम ट्रैवल करके 1894 में पहुंच गया और पहुंच करके वहाँ थर्ड लेवल पर वो चला गया। और थर्ड लेवल पर जाकर उसने उस लेटर को फर्स्ट कवर में डालकर दादाजी को सेंड कर दिया था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब जहाँ पर जिस दुकान पर मैं जाता था उस दुकान से मुझे पता चला कि सेम ने जो $800 खर्च करके अपनी पुरानी करेंसी खरीदी थी। दैट ought to set him up a nice little hay feed and grain business। और वो कहता है कि वहाँ पर उस पैसे से उसने एक छोटा सा भूसा चारा, जो अनाज का जो धंधा है, उसने निश्चित ही वहाँ कर लिया होगा। क्योंकि he always said that is what he really wished he could do। क्योंकि जो वह सदा हमेशा वो कहता रहता था कि उसे यही काम ज़्यादा अच्छा लगता है। He certainly cannot go back to his business, old business, है ना। तो वो अपनी पुरानी जो उसका बिजनेस है उस पर तो कभी
आ ही नहीं सकता, मतलब वो पुरानी बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय 1894 में इसमें दिया भी है कि नॉट इन गेल्स वर्क इल्यूनिस 1894, क्योंकि उस समय गेल्स वर्क में 1894 में वो उस समय जो अभी इसकी जो बिजनेस थी वो क्या थी, साइकेट्रिस्ट की, वो तो वो कर ही नहीं सकता कि उस समय थी ही नहीं, तो वो अपनी ओल्ड बिजनेस को तो कर ही नहीं सकता। वाई सेम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि वो वही सेम है जो मेरा दोस्त था, साइकेट्रिस्ट वही तो दोस्त था। तो अब ये जो पूरी कहानी पढ़कर ये क्लियर हुआ होगा कि सेम और कोई नहीं है, ये केवल वो ही दोस्त है, वो जो मेरा दोस्त था साइकेट्रिस्ट। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो इस चैप्टर को फिर से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके।